बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से टेलीफोनिक रबता किया और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, जबकि वज़ीर आज़म से आज आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी एक अहम मुलाकात हुई है और PTI की तरफ से असम्बलियों की तहलील पर मुशावरत की गई। जबकि आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज एक ख्वाब है जो ख्वाब ही रहेगा। इस समय दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको सर, पाक अफवाज के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने आज अपने ओहदे जो है वो संभाल लिया है। इसके बाद मुल्की सियासत और मुल्की हालात को आप किस तरफ जाता देखते हैं? देखें, आज उन्होंने ओहदा संभाला जी। और ये पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ। और एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई और मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो मैं अपने कुछ तासुरात यहाँ बयान कर सकता हूँ। एक गैर मामूली एक होता है ना कि एक टर्मोइल सा रहा गुजरे चंद दिनों में या हफ्तों में या बाकी, लेकिन फिर ये उसके बाद जो है ये स्मूथ मतलब मामला। हमें पता है शहबाज शरीफ साहब लंदन और फिर मुख्तलिफ नाम चलते रहे और समरीज और एक बेचाए, लेकिन ये बड़ी स्मूथ और बड़े ग्रेसफुल अंदाज में वहाँ पे चेंज ऑफ कमांड हुई। और उसमें जो इससे पहले जब जनरल राहील शरीफ साहब आज से 6 बरस पहले उन्होंने बाजवा साहब को कमान सौंपी थी अफवाज पाकिस्तान की, तो उस वक्त जो है वो तकरीब भी, और उससे पहले जब ये हुआ मुशर्रफ साहब और यानी साहब का, तो ये जब से सिलसिला इस तरह से स्टार्ट हुआ है, जाहिर है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब से तो मुशर्रफ साहब ने इस तरह से कोई तकरीब नहीं हुई थी। मुझे भी ये भी नहीं पता कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का नाम शुमार होता है अफवाज आर्मी चीफ, क्योंकि जाहिर है कि उसके बाद मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया था। बहरहाल, लेकिन ये एक टर्मोइल सा रहा पिछले, इससे पहले जो है वो बड़ी स्मूथ थी, उससे पहले भी थोड़ा सा एक टर्मोइल था, लेकिन बहुत पुरवकार अंदाज में हुई। और बाजवा, इसमें बाजवा साहब यकीनन बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, वो कहते तो रहे कि मैं नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल वही बात। और फिर वो खान साहब ने भी बात कही, फिर वो प्रपोजल्स भी चलते रहे, फिर मुख्तलिफ नाम भी आते रहे सारे। और एक्सटेंशन जब बाजवा साहब की सेकंड जब स्टार्ट हुआ मसला, ये सेकंड एक्सटेंशन यानी फर्स्ट एक्सटेंशन सॉरी, तो उसमें उसके बाद से फिर मामलात बहुत उलझते चले गए। सही। और जाहिर है कि फिर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होना रियासती अदारों का, फौज का ख़ास तौर पे, और एक तारीख रही है, तो उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गईं और बिखर गईं और तलखियाँ आ गईं, और मतलब वो पॉलिटिकल पूरा जो है ना, एक पूरा सिस्टम एक ऐसा बन गया जो कि आज जाके मुल्क ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि जहाँ पर वो इकॉनमी भी, हालांकि बाजवा साहब की जो पहली इंटरेक्शन थी हमारे साथ मीडिया के साथ, उस इंटरेक्शन में उनका ये कहना था कि जिसको बाजवा डॉक्ट्रिन कहा गया, उसकी बुनियाद ये थी, क्योंकि उस वक्त ये हुआ था कि जो हार्ड कोर टेररिज्म था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका था मुल्क में। ऑपरेशन ज़रब अज़ब जो कि हुआ था राहील शरीफ साहब के दौर में, और पॉलिटिकल मिलिटेंसी भी ख़त्म हो गई थी बड़ी हद तक, वो कराची ऑपरेशन के हवाले से। लेकिन तो बाजवा साहब, और लेकिन अफगानिस्तान के अंदर वॉर ऑन टेरर थी, और एक, लेकिन यहाँ पर इलाके सारे साफ हो गए थे, कुछ इलाके रह गए थे जिसमें फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, बाढ़ वगैरह का काम, बाकी बहुत अच्छे काम भी हुए, ये नहीं कि सारे के सारे काम, बहुत अच्छे काम भी हुए बाजवा साहब के दौर में। लेकिन ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल और ये सारा जो गुफअप हुआ इकॉनमी का, और ये नहीं समझ आ सका कि इमरान खान साहब के साथ कितनी शख्सियात
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी, कितनी शख्सियात जो थी वो इमरान खान साहब की पार्टी में खुद थी, कितने, मतलब ये पूछते पूछते, मतलब मैं हकीकतन ये समझता रहा कि शौकत तरीन साहब जो हैं शायद वो मतलब शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया है कि आप इमरान खान साहब, मुझे बहुत बाद में इल्म हुआ कि शौकत तरीन साहब तो इमरान खान साहब की अपनी चॉइस थे और हफीज शेख साहब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए थे। तो वजीर ख़जाना को भी नहीं बैठ सके अपनी जगह पे। और आप देखें ना पिछले चंद सालों में आप देखें तो कितने वज़राए ख़जाना, मईशत का हाल देखा है, मतलब आखिर में जाके वो फिर मईशत पे बात आ जाती है ना कि आपकी जो सिक्योरिटी है मुल्क की वो मईशत से वाबस्ता है। और आज आप देखें तो मईशत कहाँ खड़ी है। अब आप देखें कि इसाक डार साहब पे, यानी बाजवा साहब के दौर से हम स्टार्ट करते हैं तो इसाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, उसके बाद फिर दरमियान में केयर टेकर गवर्नमेंट में मेरी जहन में नहीं आ रहा कौन था उस वक्त, लेकिन एनीवे, फिर उसके बाद असद उमर साहब, फिर उसके बाद हफीज शेख साहब, फिर उसके बाद दरमियान में शबर जैदी साहब भी आए, वो भी कुछ और मामला ठीक करने की कोशिश, खजाना नहीं लेकिन एक टीम बनी, फिर एक इकोनॉमिक वो एडवाइजरी कमीशन पूरा बन गया, फिर उसके बाद वो टूट गया, फिर उसके बाद जो है वो हमाद अजहर साहब भी आए, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब भी आए, तो बहुत सारे लोग आए, फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब आए, फिर उसके बाद फिर इसाक डार साहब आ गए। वो दुनिया गोल है, घूमते घूमते वापस, और उसके नतीजा ये हुआ कि बिल्कुल मईशत जो है वो इस वक्त आपकी बिल्कुल ऐसे यूं जा रहा है नीचे का। तो और बाजवा साहब की जो डॉक्ट्रिन थी उसका बुनियाद यही थी कि मुल्क की मईशत को, अगर मईशत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी तो उसमें बाजवा साहब ने स्टार्ट किया था इंटरेक्ट करना मुख्तलिफ माहिरीन माशियात के साथ। तो मुझसे सेमिनार्स हो रहे थे, मुझसे चीज़ें हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि वो जब आज देखें तो बिल्कुल वो IMF के साथ भी तकरीबन रुके हुए मामलात, उन्होंने मजीद मिनी बजट का वो कह रहे हैं कि लेकर आए, डॉलर का कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन एक बात जो अच्छी नज़र आई वो ये कि अब ये बात यहाँ से हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। और बहुत अच्छे काम भी हुए उनके दौर में, ये नहीं कि बहुत अच्छे काम भी हुए, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बहुत अजीब सा एक मामला हुआ और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो बहरहाल एनीवे उनके लिए नेक ख्वाहिशात। और जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं हमारे नए आर्मी चीफ, वहाँ पर ये हुआ तकरीब में कि मैं तो ज़रा वहाँ तक उनसे तो नहीं हुई मुलाकात, लेकिन उनके जो उनके बैचमेट्स थे उनके साथ ज़रा गपशप लगी। अच्छा, कि आइडिया लेने की कोशिश की कि कैसे हैं वो। तो एक बात तो ये है कि वो मैं मतलब बहुत सारे होता है ना कि आप फौज के अफसरान से, ब्रिगेडियर से, कर्नल से आप मिलते हैं, इनके जो बैचमेट्स थे, जो मेजॉरिटी जो इनके साथ इन्होंने बुलाया हुआ था जिनको अपने दोस्त अहबाब, वो इंतहाई डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत जिसे कहना चाहिए ना कि प्राउड और कॉन्फिडेंट, लेकिन डाउन टू अर्थ। इनके दोस्त अहबाब जो थे वहां पे, अच्छा, मैंने बतौर शाहिद जो है ना वो अपनी एक, मुझे फील होता है कि मेरी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार है अभी तक इस्टेब्लिशमेंट में। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में फैमिलीज हैं। और मैं मुशर्रफ साहब के दौर में भी जब कभी कभी मुशर्रफ साहब बड़े शदीद नाराज़ हो जाते थे तो मुशर्रफ साहब की वालदा और सावा भाभी जो हैं वो मेरे रेस्क्यू के लिए आती थी। तो फैमिली तो आज भी यही हुआ कि वो फैमिली जो थी वो उनकी तरफ से बड़ा कि आप वो प्रोग्राम को एंड करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और मैं बड़े दिल से कहता हूँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सब कूल करें। अच्छा जी, तो अब ये तो वहाँ एक तो ये बात नजर आई। दूसरी बात ये है कि जो मैं ये बात बड़े मतलब मुझे पाकिस्तान के, अब ज़ाहिर चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ये तो एक रवायती से बात है, बहुत चैलेंजेस हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आप उसको गौर देखें तो बहुत चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो हमने खुद ही इधर ही पैदा किए हुए हैं। मतलब मैन मेड क्राइसिस है ना, तो मैन मेड क्राइसिस को आप खुद ही यहाँ रिजॉल्व कर लें तो मसला हल हो जाएगा।
भाई रीजनल लेवल पे हम वी आर ओके। ये इंटरनल टर्मोइल खत्म होगा ना जिस दिन, तो उस दिन आप फिर कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये अब देखें ना, अब क्या खबरें आ रही हैं एक ही वक्त में, एक ही वक्त खबर आ रही है कि वो नैब के केसेस खत्म कर दिए गए, नैब के केसेस खत्म हो गए, वो कोई कंपेन चलनी है कि उसके इतने करोड़ रुपए हो गए, उसके इतने अरब रुपए उसके हो गए, इतने साथ ही चल रहा है कि जी जनाब वो मईशत बैठ रही है और चीजें महंगाई और IMF। अच्छा, एक उसमें एक और वाकया मैं इस थोड़ा सा जरा, वो ये हुआ कि जनरल राहिल शरीफ वहाँ मौजूद थे। जी बिल्कुल, उनको बड़े अरसे के बाद देखा। जनरल जुबैर हयात मौजूद थे वहाँ पर, जनरल कैनी साहब भी थे, और वहाँ पर जो है वो काफ़ी शख्सियात मौजूद थी। लेकिन वहाँ जो एक दिलचस्प चीज़ ये हुई, तो अच्छा, तो मैं इसलिए देखता हूँ कि एक तरह से उनको चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे। ये तो एक बात हो गई ना, हर एक को पता है कि हाफिज कुरान और ये सारा हम जानते हैं, और बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त, और MI को भी, यानी फौज के अंदर, और ISI को भी जी, ये पहली शख्सियत है। सही। तो इसलिए वो जो एक व्यू होता है ना आपका, अंदर का भी बाहर का भी, वो उनका बड़ा क्लियर है, जहां तक मुझे उनके दोस्तों से पता चला। अच्छा, ये दरमियान में जो बात सारी चलती रही ना इतने अरसे, तो कि कौन होगा कैसे होगा, तो मैं तो इससे अपने आप को मैंने इस बहस से दूर रखा। जो भी होगा भी देखते हैं आगे आने वाले हालात कैसे होते हैं। लेकिन हमारे दोस्त हैं डॉक्टर कयूम सुमरो साहब, सेनेटर डॉक्टर कयूम सुमरो, जी, जो कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा उनका अहम कलीदी रोल था, और अब वो जमीयत उलमा इस्लाम में। वो डॉक्टर कयूम सुमरो साहब से दरमियान में कोई 2.5-3 साल के दौरान मुलाकात होती रही। वो मुस्तकिल मुझे कहते रहे। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता था कि बार बार मैं कहते आपको पता है डॉक्टर साहब अगले आर्मी चीफ कौन होंगे? मैंने कहा जी, मैंने कहा मैं तो कभी सुनता हूँ एक्सटेंशन हो जाएगी, कभी वो तो कहे नहीं, जनरल आसिम मुनीर होंगे। अब ये भी अच्छी, मैंने कहा यार एक्सटेंशन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर। तो ये भी मेरे लिए बड़ी आज अजीब सी बात हुई। मैंने उनको कॉल करके कहा, मैंने कहा पता नहीं यार डॉक्टर साहब, आप पता नहीं कोई जंतर मंतर करते हैं, क्या करते हैं, आपको कैसे पता चला 2-2.5 साल से। लेकिन बहरहाल, तो बड़ी दुआएं हैं एक पाकिस्तानी के तौर पे। मैं उसकी देखें वजह बता, मैं ये नहीं, एक रवायती से बात नहीं, क्योंकि देखें पाकिस्तान की बात होती है ना, पाकिस्तान है तो फौज, अदारे आपके, मुझे तो सबसे ज़्यादा मुझे जो इंस्पायर करती है ना कोई चीज़, वो जो सुबह सुबह बच्चे स्कूलों को जा रहे होते हैं ना, लाइन में बच्चे स्कूलों में जा रहे होते हैं, और फिर ये इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं कि बच्चे कत्ल हो गए और ये हो गया और गुर्बत हो गया और ये, और बच्चे, तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग जब स्कूलों में जाते थे, तो मतलब मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से ही, यानी गवर्नमेंट के कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ। FSC भी गवर्नमेंट के कॉलेज से की हुई है, DJ साइंस कॉलेज कराची, और उसके बाद जो है वो मेडिकल भी जो है वो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज से किए हुए। तो मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि हम लोग तो बहुत, हमारे सामने हम देखते थे कि बहुत सारा, बहुत आगे जाना है, मेहनत करेंगे, ऐसे होगा, यूं होगा, आगे बढ़ने का। लेकिन अब जो है वो मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों में और ये मेहनत कर रहे हैं, तो ये इनके सामने क्या मॉडल्स आ रहे हैं कि क्या हो रहा है ऊपर, और ये बच्चे क्या इनको सिखाया जा रहा है, ये क्यों मेहनत करेंगे, ये क्यों काम करेंगे, इनको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई मेरिट की चीज़ ही नहीं है, मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में, और बदमाशी आगे आके घुस जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए छोड़ के जानी है, और सबका मुल्क है। देखिए ना, पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो पुलिस है, पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान है तो पासपोर्ट है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है सर। और ये मैं आपको बताऊं एक बात, तो इसलिए ये इससे हम निकलना है आगे, और मैं कहता हूं इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे, और बहुत हद नहीं तक नहीं, निकल ये चुके हैं क्लैरिटी, ये थोड़ा सा जो था ना, ये पॉलिटिकल साइड जो है ना, इसके अंदर आके वो गुफअप हो गया सारा मामला। अदरवाइज जो है ना वो ये अगर क्लैरिटी जो मुझे उनके दोस्त अहबाब से मिलके पता चला, उनका सबसे बड़ी बात तो देखें कि असल बात तो ये कि मतलब इसमें इंसान की नीयत अच्छी हो, अल्लाह ताला मदद करता है। फिर ये मतलब मैं कोई यहाँ पे कोई खास कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं बड़े दिल से बात कर रहा हूँ, नीयत आपकी ठीक हो, उसमें आप को नाकामी भी हो जाए ना, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मतलब नीयत, अल्लाह ताला नीयत को देखता है, नीयत ठीक हो, फेलियर, लेकिन अगर नीयत ही खराब हो शुरू से, और कहेंगे यार मैं तो नहीं, नीयत आपकी ठीक हो तो काम आपके फिर बनना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे आज ये तासुर मिला उनके दोस्तों से, जो यानी उनके जो उनका जो हल्का अहबाब से अंदाजा होता है ना आपको किसी शख्स,
वो जो अंदाजा वो ये कि एक क्लैरिटी है कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है, और वो ये कि मुल्क के लिए बात हो रही थी, मतलब ज़्यादा कि डॉक्टर साहब मुल्क के लिए, मुल्क ठीक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा जी क्या ऐसी जासूसी की मैंने कहा जरा जासूसी की जाए, ये खुद भी तो स्पाई मास्टर रहे हैं ना, तो मैंने कहा इनकी भी जासूसी की जाए, मैंने कैसी पर्सनैलिटी। तो वो सारे उनके दोस्त बाबू सारे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब मुल्क को ठीक होना चाहिए, कहाँ हम लोग खड़े हैं, तो जाहिर है कि वो भी यही सोचते हैं सारा वक्त कि यार मुल्क को ठीक होना चाहिए, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। तो ये वो बात है जो अब कैसे आगे लेके जाना है। मैं तो इसमें देखें, हम ये खुद बनाए हुए प्रॉब्लम्स हैं हमारे, ये कोई दूसरे ने किसी ने नहीं बनाए, ये हमने खुद ठीक करने हैं, खुद ही बनाए हैं, तो खुद ही ठीक कर लेंगे, मतलब ये को बाहर से तो नहीं ठीक करेगा ना आके। तो ये बस नीयत ठीक होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी चूंकि है उनके दोस्तों के मुताबिक तो है, और तो इसीलिए हमारी बेहतरीन नेक ख्वाहिशात उनके लिए, अल्लाह ताला उनको कामयाबियां दे और पाकिस्तान को कामयाबी दे। और जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं, उस एक और किस्सा हो, इस भंवर की ऐसे ही हमारा सेल्फ क्रिएटेड भंवर है, हम निकल जाएंगे इससे इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी जल्द निकलेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मजेदार वाकया हुआ, वहां पे राना सनाउल्लाह साहब हमारे वजीर दाखिला जी, वहां राना सनाउल्लाह साहब का जो है ऐसे पकड़ के हाथ, मैंने जनाब वहां पे तो वो जप्पी तो नहीं हुई, बस समझ लें जप्पी की कोशिश की मैंने, लेकिन वो कुछ जप्पी होते होते रह गई। किनके साथ? परवेज इलाही साहब के साथ। कौन परवेज इलाही साहब? जिन्होंने पंजाब की हुकूमत तोड़नी है, वजीर आला पंजाब। अच्छा, अब ये हुआ कि वहां पर मैंने पूछा परवेज इलाही साहब से, मैंने कहा जी ये आप असेंबली तोड़ने जा रहे हैं पंजाब की? परवेज इलाही साहब कहते हैं डॉक्टर साहब, अच्छा ये मुझे जब मैं पहुंचे तो और भी वहां अहबाब खड़े थे, तो पता ये सवाल हो चुका था, मैंने फिर दोबारा मैंने कहा मैं खुद सुनूं कि क्या जवाब देते हैं परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही साहब कहते हैं डॉक्टर साहब वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। मैंने कहा एक मिनट जरा, अच्छा इसके ऊपर राना सनाउल्लाह कहते हैं ये सुना 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 सुना, ये इमरान खान की बात नहीं करी, बीच में जगह दे रहे हैं कि जो वही होगा, हाँ वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, वो तो होता वही है, मगर मसला ये कि ये अच्छा तो देखिए ये फिसल रहे हैं, ये नहीं तोड़ेंगे असेंबली, ये नहीं तोड़ेंगे। मैंने फिर पूछा चौधरी परवेज इलाही साहब से, मैं कहा चौधरी साहब ये आप असेंबली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? जो कुछ होगा वो तो अल्लाह की रजामंदी से होगा, वसीला आप बनेंगे नहीं बनेंगे? परवेज इलाही साहब कहते हैं डॉक्टर साहब वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। अब मैंने कहा एक मिनट, ये तो बहुत ही जो होता है ना, मतलब है कि वो मतलब है कि लटका दिया, मतलब नहीं वो अजीब सा उनका एक जो है ना वो बयान वहां पे। अच्छा, अब जो है वो उसके बाद उनकी परवेज खट्टर साहब से मुलाकात हुई, गालिबन बाकी भी हुई, लेकिन वो एक सवाल, अच्छा जी वो खत्म हो गया सारा मामला। इमरान खान साहब ने ऐलान करना है असेंबली डिसॉल्व करने का, उन्होंने जो है वो अच्छा खबर दे देते हैं 3 तारीख को वो ये ऐलान करेंगे कि किस तारीख को असेंबलियां टूटेंगी, हफ्ता 3 तारीख को। और जो तारीख होगी इस वक्त जो इमरान खान के साहब के दिमाग में है, इमरान खान साहब से मेरी बात नहीं हुई, टेलीपैथी। अच्छा, जो इमरान खान साहब के दिमाग में तारीखें हैं असेंबली तोड़ने की, वो है 5, 6 या 7 दिसंबर। 5, 6 या 7 दिसंबर को उन्होंने, आज की तारीख तक उन्होंने असेंबली तोड़नी है। अच्छा, और अगर परवेज इलाही साहब इस मर्रे पे, वैसे अभी तक तो नहीं कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है, उन्होंने बात ये की कि मैं इमरान खान साहब के इशारे पे तोड़ दूंगा असेंबली। अगर परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ते तो 180 इस्तीफे स्पीकर सब्तैन खान साहब जो हैं पंजाब असेंबली के, वो मंजूर कर लेंगे। अच्छा, जब ये खत्म हो गया, आज की तकरीब खत्म हुई, तो मैं बाहर निकला तो वहां पर एक हुकूमत के वजीर, 2-3 वज़रा थे, वो चेक होते तो बड़े, मैं उनके साथ, फिर उसके बाद मैं साइड पे चला गया। मैंने कहा ये बताइएगा कि यानी राना सनाउल्लाह साहब थे, मरियम औरंगजेब साहबा थी वहाँ पे, वहाँ पर मलिक अहमद खान साहब थे, वहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब थे, मतलब चंद, हनीफ अब्बासी साहब थे हुकूमत की तरफ से। तो वहाँ पर जो मैंने इन शख्सियात में से एक शख्सियत से पूछा साइड पे ले जाके, मैंने कहा सारी बातें छोड़ें, ऑफ द रिकॉर्ड बताएं, इन्हीं 4-5 में से ये पंजाब में क्या होना चाहिए, तो उन क्या हो रहा है, मतलब आपकी तरफ से क्या हो रहा है? वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ये नहीं, वफाकी हुकूमत का। मैंने पूछा आपका क्या प्लान है पंजाब में?
कहते डॉक्टर साहब सीधी सी बात है, हम बढ़ गए, हम ठुस यानी कि जबरदस्त हार हो गए, मान हमारे चुके, पास कोई इकरार प्लान नहीं नहीं है। कर अगर रहे। इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी, हमारे पास कोई प्लान नहीं है। कोई कानूनी मैंने कहा आप जो बार बार कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे, रोकेंगे, पकड़ लेंगे, मार देंगे, कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात है, कुछ नहीं है। अगर इमरान खान साहब ने तोड़ दी असेंबली तो हम बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगी वफाकी हुकूमत। तो बस ये दुआ करेंगे जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं इस वक्त, अल्लाह की रजा से, अल्लाह की रजा से जो होगा वो अल्लाह की रजा से होगा। तो ये अगर ऐसा ही हो। इसमें दरमियान में कुछ, अल्लाह की रजा से तो हर काम होता है, लेकिन सवाल ये है कि वो कहते हैं इसमें से कोई रास्ता निकला है, खुदा करे। तो अब परवेज इलाही साहब की कल इमरान खान साहब से मुलाकात है तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि परवेज इलाही, ये देखिए ना। अच्छा, इसमें वो इशू नहीं है कि इतने लोग इधर हैं तो उतने लोग इधर हैं। इसमें परवेज इलाही साहब, जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी ना कि आर्मी चीफ का फैसला एक शख्स ने करना है, वजीर आजम। पंजाब असेंबली वो उसमें नंबर नहीं है, ये इधर है, वजीर आला ने इशारा कर दिया, बस एक मतलब ऐसे करके बस अपनी इशारा भी बस उंगली उठा दी तो उसके बाद वो खत्म असेंबली की। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त। लेकिन अब वो क्या करेंगे? क्या ये 180 लोग निकल जाएंगे और उसके बाद परवेज इलाही साहब को नवाज शरीफ साहब वजीर आला रखेंगे बनाए? ये कैसे होगा? तो ये असेंबलियां तोड़ने का की जो तारीख है इस वक्त तक इमरान खान साहब के ज़हन में, वो 5, 6 या 7 दिसंबर को इमरान खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। सही, ठीक है सर, वापस आके बात करते हैं दीगर मामलों पर। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने बयान दिए उस पर बात कर रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के ये जो बयान, उसके बाद जो है वो उनकी परवेज़ खटक साहब से बात हुई। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो दो बातें हो रही हैं परवेज़ इलाही साहब से की तरफ से। एक तो ये कि मैं असेंबली में फौरी तोड़ दूंगा, लेकिन साथ उसके वो ये भी कह रहे हैं कि हम ये मंसूबे हमारे, ये मंसूबे इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे पंजाब में। तो अगर असेंबलियां तोड़ देंगे तो डिलीवर कैसे करेंगे? मतलब वो दो बातें एक साथ करते हैं, हम खिदमत जारी रखेंगे, हमारे ये मंसूबे पूरे होंगे, साथ ही कह रहेंगे असेंबली। तो ये जो बात है ना दरमियान में, ये बात कहीं एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा इस वक्त ग्रुप ऐसा है जिसका ख्याल है कि परवेज इलाही साहब जो है वो एन मौके पे पता चला नहर वाले पुल पे बुला के, तो अच्छा उसका उन्होंने तैयार किया। तो मैंने बल्कि बात की कुछ लोगों से, मैंने कहा जी परवेज इलाही साहब तो क्लियर होगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब देखें हमने ये बात तो, और परवेज इलाही, अच्छा वो जो ग्रुप है, लेकिन वो ये भी कह रहा है साथ कि परवेज इलाही साहब को फिर ये बने जरा नवाज शरीफ साहब के वजीर आला, और फिर ये 180 सीटें तो है ना, 100 वो कहते हैं 180 तो इमरान खान साहब ने 80 पे स्पीकर चूंकि पीटीआई के हैं, सब्तान खान तो 80 से फौरन मंजूर हो जाएंगे। तो फिर चलें इतनी नहीं तो इतनी सीटों पे करा के दिखा दें आप इलेक्शन, और क्या वो उनको वजीर आला रखेंगे और ये रखेंगे? तो एक ग्रुप ऐसा है जो, और इमरान खान साहब ने ये ऐलान करना ही करना है। अगर इमरान खान इससे, ये जो तारीखें अभी देखें ना, हफ्ते के दिन 3 तारीख को उनका ऐलान होना है 5, 6, 7 का जी। अच्छा, अब ये तो अच्छा मईशत तो एक तरफ है, मैंने कहा ना ये मईशत आज जाहिर है कि एक बड़ी चेन जो कमान, और मैं आप यकीन करें कि इतनी हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में आगे पीछे, हम अपने बच्चों को, अपनी यूथ को कुछ देके जाएं, बेहतर मुस्तकबिल देके जाएं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी, मतलब ये, और मैंने आपसे कहा ना कि बहुत कुछ हो रहा है और दुआ भी है और काफ़ी हद तक यकीन भी है इंशाल्लाह सर। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें देखें तो ये अब एक बड़ा टर्मोइल सा है कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है सवाए इसके कि परवेज इलाही क्या करते हैं। और परवेज इलाही साहब ने जो है वो, आज मुझे ऐसा लगा कि बीटीआई के भी कुछ लोग क्लियर नहीं है परवेज इलाही साहब के इस बयान के बाद। अच्छा, और लेकिन परवेज इलाही साहब जो हैं अब वो क्या करते हैं ये देखना है। उन्होंने बयान तो दिया कि मैं मतलब है कि तोड़ दूंगा असेंबली और सारा कुछ करूंगा, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो उस वक्त क्या हालात बनते हैं तो देखते हैं। सर, हुकूमत के पास सिर्फ क्या अदम एतमाद ही का ऑप्शन है जो पंजाब में ऑपोजिशन है, या फिर नहीं, इंतखाबात का सोच रही है? हुकूमत के पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वहां से लोग तोड़ें और एक दूसरी हुकूमत बना लें मुतबादिल, लेकिन वो क्राइसिस, फिर वो क्राइसिस टू क्राइसिस जाएंगे आप। ये इस सिस्टम, इस पूरे सिस्टम में
दो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, दो बड़े अहम प्लेयर्स हैं इस पूरे सिस्टम में। एक प्लेयर तो सिस्टम का हिस्सा है ना, जरदारी साहब के पास तो सिंध हुकूमत, और वो जरदारी साहब जाहिर है कि असेंबली में भी हैं, उससे ज़्यादा वो साबिक सदर भी हैं, उनका कोई वो छोड़ें आप। लेकिन इस सिस्टम के अंदर दो प्लेयर ऐसे हैं जो सिस्टम के मेन प्लेयर्स हैं और दोनों सिस्टम से बाहर हैं ज़ाती तौर पे। एक का नाम है इमरान खान, जिनकी दो सूबों में हुकूमत है, लेकिन वो मतलब उनको अब देखिए ना अजीब सूरत हाल है कि उनको अपने वजीर आला से कहना पड़ रहा है केपीके के पुलिस भेजो, या उनको कहना पड़ा है परवेज लाई से, या मतलब अजीब सा है ना। और इमरान खान है, नोइंग इमरान खान पर्सनैलिटी, कि इमरान खान जो कि इमरान खान है, तो उनको कहना पड़ रहा है, यानी वो सिस्टम में नहीं है, ठीक है, और उनके वज़रा बैठे हुए हैं सिस्टम में। और दूसरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मतलब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, और 77 रुकनी उनके मत्थे लगी हुई है एक काबीना, और एक मतलब है कि एक अजीब सा, और मईशत जा रही है नीचे, और ऐसे गोल दायरों में घूम रहे हैं। सर मौलाना साहब भी तो कहीं पे है, वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान नहीं, फजलुर रहमान साहब हुकूमत वो इत्तेहादी हैं, वो पीडीएम वो इत्तेहादी हैं, हुकूमत ये देखें, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो वजीर आजम का इस्तेहकाक इस्तेमाल किया, ये तो इस्तेमाल किया, और जरदारी साहब की राय कुछ और थी, ये मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा। ये तो सिर्फ फैसला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो और आखिर तक उनका फैसला तब्दील करवाने की कोशिश हुई तो वो लंदन से निकल गए। वो इसलिए नहीं निकले सैर करने, वो लंदन से गायब इसलिए हुए कि यहां से लोग जा रहे थे आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट, उनको कन्विंस करने के लिए कि सर ये आप अपना फैसला ऊपर नहीं, वो लंदन से निकल गए। और भाई को उन्होंने कहा फौरी तौर पे कोविड लगा और गायब हो जा, ठीक है। तो वो भाई उनके जो है उनको कोविड, उन्होंने भाई को कोविड करवाया और खुद वो गायब हो गए, ठीक है। अच्छा, और इशू ये, अच्छा दोनों सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये कुछ अजीब सा ही है, ये और अजीब सा हो जाएगा। और इसमें ये चूंकि पॉलिटिकल फाइट शुरू होगी ना, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कुछ कहा, इलेक्शन कमीशन तर्जुमान को फारिग कर दिया, उनके तर्जुमान ने कुछ कहा, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, उनका तर्जुमान कुछ कह रहा है, अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। अच्छा, बहरहाल एनीवे, इसमें देखें, ये हमें इसमें से निकलना होगा। ये बीच में प्रोपेगेंडा बड़ा हुआ है पाकिस्तान को जो है ना, ये मतलब कुछ तो हैं चीज़ें जो हमारे अंदर हैं सिस्टम में, हमने, लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल पाकिस्तान महंगाई, मसाइल, एलसीज नहीं खुल रही, सारी चीज़ें, वो ये बदमाशियाँ मौजूद है ना, बदमाशियाँ मौजूद है, ठीक है। और बदमाशियाँ जो है वो हर जगह पर, हर जगह पर कब्जे किए हुए हैं लोगों ने। अच्छा, अब उसमें इशू ये है कि मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात, ये ज़्यादा अरसे प्रोपेगेंडा चलता नहीं है। इंडिया में बड़ा जनाब, उनके एक बड़े एक्टर हैं अनुपम खेर, बीजेपी, और वो बिल्कुल आरएसएस के बन चुके हैं, हालांकि वो पहले बड़े एक मुतवाज़िन सी शख्सियत थे, लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे जो माहौल बना, उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई फिल्म, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो गई, बड़ा जनाब कश्मीर, वो प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे अगर मैं इस बात को कंप्लीट कर लूँ, वहाँ पे हुआ ये कि वो जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, वो वहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, और उन इवेंट्स के अंदर कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है, गोवा के अंदर इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है जी। और उसके जो सरबराह हैं वो यहूदी हैं, इसराइल से हैं, और उनका कहना यह है कि ये प्रोपेगेंडा एक वल्गर मूवी है, ठीक है, वल्गर हिंदुस्तान। अच्छा, अब ये आप देखें जरा क्या हुआ है, ये इसराइल के एनडीटीवी को अगर हम कोट करें तो इसराइल के सफीर ने आज माफी मांगी है, क्योंकि वो एक हंगामा शुरू हो गया है कि इसराइल इंडिया में बैठ के वो कह रहा है कि वल्गर फिल्म में प्रोपेगेंडा मूवी है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि अनुपम खेर ने कहा है कि जो नेविल लेपेज है वो खुद वल्गर और अपॉर्चुनिस्ट आदमी है। मसला ये है कि एक तो उसने कह दिया वल्गर, ये कोई कश्मीर के अंदर वो पंडितों का हुआ होगा कोई मामला, कोई कश्मीर की आजादी की जद्दोजहद कुछ और है मुझे नहीं पता कि ये कोई हुआ होगा वाकया, हमने तो नहीं सुना, लेकिन ये पिछले चंद सालों से वो कश्मीर के जो इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट कर दिया गया है कि वहां पर पंडितों के साथ कुछ हुआ होगा। लेकिन ये प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो हर वक्त वो लगे हुए मुसलमानों के पीछे, या बाकी अकलियतों के पीछे, या उन लोगों के पीछे जो इख्तलाफ करते हैं आरएसएस के साथ या बीजेपी के साथ। अच्छा, वो अब जनाब वहां पर एक फटा पड़ा हुआ है,
और फड्डा इस लेवल पे खड़ा हुआ, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, ये जो फर्स्ट स्लाइड है, तो कश्मीर फाइल्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफ इंडिया में रोवर इजराइल फिल्म मेकर नवीद लेपिड्स कमेंट। देखो वल्गर फिल्म है ये, वल्गर और प्रोपेगेंडा है, यानी आप तसव्वुर करें वल्गर और प्रोपेगेंडा, अल्फाज वल्गर और प्रोपेगेंडा और शॉक। और ये इसमें अब आप देखें कि ये कश्मीर फाइल्स का यानी तमाम दुनिया, इंडिया की एक बॉलीवुड की एक बड़ा रोल रहा है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ, यहाँ पे वापस आके बात करते हैं। उनकी सॉफ्ट इमेज, उनके गाने, उनके फैंस यहाँ पे, मगर आप देखें वो एक अरसे तक बर्दाश्त हुआ, उसके बाद इसराइल वाले ने भी कह दिया कि लफ्ज़ लानत, ये तो प्रोपेगेंडा है। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे। नाज़रीन ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमती मुश्किल फैसलों से मुल्क डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल चुका है। कल मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि डिफ़ॉल्ट के करीब हैं या माशी हालात ख़राब हैं, तो इससे डिफ़ॉल्ट तो मुल्क नहीं होगा, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन मईशत बिल्कुल, मैंने कहा ना मईशत को भूल चुके हैं सब इस वक्त कोई मईशत किसी की प्रायोरिटी नहीं है, और मईशत एक ठीक भी नहीं हो सकती। ये देखिए ना, वो जो बात आपसे IMF कर रही है, IMF का जो कहना है, वो कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स करें। अब कब तक पैसे लेते रहेंगे? मुझे बताएं। अच्छा, यहां पर क्या मसला है, आप मुझे ये बताएं कि लोग कैसे ये बिजली के बिल और गैस के बिल भरें और लोग कहां जाएं? मतलब इसके बाद मजीद एक मिनी बजट दिसंबर में लाने की बात हो रही है। IMF मुज़ाकरात रुके, वो कह रहे हैं आप या तो सिस्टम को ठीक करें या फिर टैक्स लगाएं, हमें तो पैसा चाहिए। अब मुसीबत मसला ये, इसमें अगर इमरान खान साहब ने 2 हुकूमतें तोड़ दी अपने सूबों की, तो IMF के साथ फिर बात आगे कैसे चलेगी? वो तो कमिट किया हुआ है कि वो सूबों से होगा। अच्छा, तो इस वक्त जो है वफाकी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है इसके अलावा कोई भी, कि वो परवेज इलाही साहब को कन्विंस करें या इधर से उधर लोग टूटें और ये करें, इसके अलावा कोई प्लान नहीं है। और मुल्क इस पूरे चक्कर में, मैंने आपसे अल्टीमेटली कहा ना कि मुल्क तो सबका है, ये अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। अब ये लेकिन सड़कों से उठ के ये कानून और आइन के उसमें जाके खड़ा हो गया। और ये जो साथ-साथ खबरें आ रही हैं ना रोज कि नैब की तहकीकात बंद, नैब की खत्म, ये क्लीन चिट फलाना ढिमाकना, इससे वो इमरान खान का बयानिया मजबूत हो रहा है कि यार एक मिनट, ये एक तरफ तो मईशत का पटा बैठा है, ये क्या हो रहा है? तो मेरे ख्याल से यहां पर अब हुकूमत अब कैसे मुज़ाकरात, एक तो देखिए ना मुज़ाकरात गपशप तो आज करवा दी हमने परवेज इलाही साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में जो फरमुदात थे परवेज इलाही साहब के, जो परवेज इलाही साहब के बारे में उनके फरमुदात थे, वो तो अच्छा, वो अच्छी गुटी गुटी इसलिए कि जगह ऐसी थी, माहौल ऐसा था ना, दाएं बाएं ऐसी शख्सियात खड़ी थी कि वहां पर वो बात नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कैसे हैं आप करके बात की। लेकिन सवाल ये है कि क्या परवेज इलाही साहब असेंबलियां तोड़ेंगे इमरान खान के कहने पे, ये सवाल। बहुत शुक्रिया। और क्या इमरान खान ये 3 तारीख को ऐलान करेंगे कि 5, 6, 7 के दरमियान असेंबली टूट रही है? सर ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।